हमारे और टीचर आने लगे हैं, तो आपको अलग अलग वीडियो क्लासेस दिए जाएंगे। इकोनॉमिक्स के जो मेरे सहयोगी हैं राजेश कुमार, वो भी आ चुके हैं, तो अब आपको रेगुलर क्लासेस इकोनॉमिक्स की भी पड़ेगी, साइंस और साइंस टेक की भी। पॉलिटी हिस्ट्री मैं दे ही रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में भी कुछ पोर्शन मेरे द्वारा किया जाएगा, कुछ राजेश कुमार के द्वारा किया जाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको भेज ही रहे हैं पीडीएफ में। रहा मेंस के दृष्टिकोण से, इसकी भी क्लासेस 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, विशेषकर इंटरनेशनल रिलेशन के, उसके भी टीचर आ चुके हैं। ऑप्शनल में मेरे द्वारा हिंदी भी चलाया जा रहा है, कुछ दिन में हिस्ट्री चलाई जाएगी, और आगे चल करके हम पीए, एलएसडब्ल्यू, मैथिली को भी आगे बढ़ाएंगे। स्टैट के भी टीचर से हमारा संपर्क हो चुका है, वो भी अब रेगुलर क्लास देंगे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें। इकोनॉमिक्स प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान करता है। अगर यूपीएससी के संदर्भ में देखेंगे तो 100 क्वेश्चन में 25 से 30 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ही रहते हैं। तो अगर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है तो इकोनॉमिक्स को आपको गंभीरता से लेना होगा। जीएस 4 पेपर में भी इकोनॉमिक्स की अहम भूमिका है। जहाँ तक बीपीएससी के संदर्भ में देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, समान अध्ययन के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उसका कारण ये है कि कई बार फर्स्ट पेपर के करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स से जुड़े प्रश्न आए हैं। वित्त आयोग की सिफारिश से जुड़ा हुआ, डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ। ऐसा देखा गया है कि 1 से 2 क्वेश्चन 53 से 55 देखेंगे या 60 से 62 में देखेंगे तो 2-2 क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर्स में भी 2 क्वेश्चन की संभावना रहती है। और जीएस सेकंड पेपर में निश्चित यह ज्योग्राफी के साथ टैग है, लेकिन ज्योग्राफी से प्रश्न लगभग 9 के बराबर आते हैं। अधिकतर बार चारों के चारों इकोनॉमिक्स के होते हैं, नहीं तो मिनिमम 3 होते ही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 3, 2, 5 क्वेश्चन आपको जीएस के तैयार हो जाते हैं। और अगर अच्छी तरीके से तैयार नहीं होते हैं तो आपकी सफलता पर संदेह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इकोनॉमिक्स को समग्रता से देखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से निर्णायक सफलता के लिए इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जिसका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं रहता है या जिनका इकोनॉमिक्स रहता भी है, उनके लिए थोड़ा सा ये दुरूह होता है, समझने में कठिनाई होती है। परंतु आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसकी दुरूहता खत्म की जाए, कैसे इसकी कठिनाई को खत्म किया जाए। एक चीज आप ये समझ लें, इकोनॉमिक्स सिर्फ तथ्यों का संग्रह करके याद कर लेने से समझ में नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स की गहरी समझ बनानी पड़ेगी और अप्लाइड वे में आप इकोनॉमिक्स के जिस चैप्टर को पढ़ें तो उसकी एप्लीकेबिलिटी को समझें, तो आपको बेहतर समझ विकसित होगी। चाहे आप कृषि से जुड़ा हुआ हो, चाहे सार्वजनिक राजकोष से जुड़ा हुआ हो,
चाहे मनी एंड बैंकिंग से जुड़ा हुआ हो, आप उसको व्यवहारिक क्या उसका प्रयोग होता है, व्यवहारिक उसका क्या प्रभाव होता है, अगर गंभीरता से उसको देखेंगे तो ये दुरूह नहीं लगेगा। परिभाषिक स्तर पर थोड़ा सा ये दुरूह लगता है। आप परिभाषिक स्तर को समझिए, लेकिन उसको अब रटा नहीं जा रहा है तो वो चीज़ हटा दें आप मन से, उसके व्यवहारिक पक्षों पर ध्यान दें और आप गौर करेंगे यूपीएससी या बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों में इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। तो इसकी व्यवहारिकता पर ध्यान देने की जो ज़रूरत है। इसके स्रोत के रूप में मैं कुछ सलाह देना चाहूँगा कि किन किन स्रोतों का आप इस्तेमाल करें। तो बेसिक स्रोत में आप 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ें, विशेषकर 11th की एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करें। दूसरा आप स्रोत ले सकते हैं, हर एक बार जो जैसे इंडिया 2020 भारत 2020 अभी आया होगा, फिर अगले साल हर एक साल आएगा, तो जिस साल आपको एग्ज़ाम देना है उस साल का वो चीज़ आप पढ़ें। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसको पढ़ें बेहतर ढंग से, उसके मुख्य चीज़ों को देखें, पूरा पढ़ना संभव ही नहीं है। और अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे को विशेष ध्यान दें। और एग्ज़ाम के समय सेंट्रल बजट और बिहार बजट अगर बीपीएससी को दे रहे हैं तो, और अगर यूपीएससी और अनपीसीएस को दे रहे हैं तो सेंट्रल बजट को देखेंगे और यहाँ बिहार बजट को देखेंगे। तो ये आप स्रोत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे और मेरे सहयोगी राजेश कुमार के द्वारा जो क्लास दी जाएगी आपको, वो आपकी समझ को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आप ये मान के रखें कि आप इस क्लास को रेगुलर करेंगे और विज़न के नोट्स, विशेषकर क्लास नोट्स, उसका आप अगर कलेक्शन कर लेंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स की समझ बेहतर हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसकी समग्रता से तैयारी करें, जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से हमें बेहतर कंसेप्ट दे सके, हमें निर्णायक सफलता दे सके। इस पर हम चर्चा करें। आप इसके महत्ता के आधार पर मैंने इसको क्लासिफाई करा है कि अगर इसको आप गंभीरता से लिख लेंगे, समावेशी विकास आयोग, कृषि, मुद्रा एंड बैंकिंग, सार्वजनिक कोष उसका प्रबंधन, विश्व व्यापार और उद्योग, फोकस करके इसमें देखना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, आप अगर हर एक बार प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इन टॉपिकों को बेहतर ढंग से तैयारी कर लेंगे तो मेरा दावा तो कहना नहीं चाहिए, मेरी उम्मीद है कि आपको किसी भी परीक्षा में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब समावेशी विकास है। समावेशी विकास का मतलब होता है सबका विकास। सबका विकास कैसे होगा? सबकी इनकम बढ़ेगी, सबको रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी। तो अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो एक तो हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, समावेशी विकास जो है, जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी डेवलपमेंट। गौर कीजिएगा, नेशनल इनकम, जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की जहां बात करेंगे, जीडीपी ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक वृद्धि है, क्वांटिटेटिव
वृद्धि है। लेकिन जब जीडीपी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ मात्रात्मक के साथ गुणात्मक वृद्धि की बात करती है। तो हमको देखना पड़ेगा जीडीपी डेवलपमेंट पे, जो समग्र विकास की बात करता है। जब भी समग्र विकास की बात आएगा, कैसे जीडीपी आंकेंगे, तो एसडीआई सूचकांक को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एमपीआई सूचकांक को पढ़ेंगे, फिर लिंग सूचकांक को पढ़ेंगे। जो विकास से जुड़ा हुआ सूचकांक है, एसडीजी लक्ष्य पढ़ेंगे जो यूएनडीपी का है। अगर इन चीजों को पढ़ेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में भी ये काम आएगा सूचकांक, और ग्रोथ से जुड़ा हुआ भी प्रारंभिक परीक्षा में काम आएगा। बजट में जो आता है नेशनल इनकम जैसे पर कैपिटा इनकम, वो भी काम आएगा, और ये पीटी में भी काम आएगा। और अब कुछ दिन से देखा जा रहा है कि अलग अलग सूचकांकों के आधार पे मेंस का क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है। और अगर हम मानव विकास की बात करते हैं तो समावेशी विकास यानी निम्नतम व्यक्तित्व विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पहले तो आप पॉपुलेशन भी इसमें लेंगे। पॉपुलेशन इसलिए लेंगे क्योंकि यह ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन जो कैपिटल है उसी का विकास हुआ समावेशी विकास। ह्यूमन कैपिटल का विकास ही हुआ समावेशी विकास। तो ह्यूमन कैपिटल तो जननांकी लाभांश, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा आता है, जननांकी की लाभांश, ये प्रश्न आता है पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड। पर अब पॉपुलेशन में आ जाएगा तो पॉपुलेशन ने विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध किया है, एक सेप ये भी होगी। तो अधिक पॉपुलेशन ने जननांकी लाभांश की स्थिति पैदा की, दोनों पॉजिटिव साइड है, तो उसको इस संदर्भ में देखना पड़ेगा। समावेशी विकास तभी होगा जब पॉवर्टी एरिडिकेशन होगा, पॉवर्टी इरेडिकेशन हुआ। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन की जो बात करेंगे यानी गरीबी, तो गरीबी इरेडिकेशन, तो पहले गरीबी को परिभाषित करेंगे, फिर उसके दूर करने के उपाय क्या क्या किए गए हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं, और अब क्या क्या किया जाना चाहिए। जब समावेशी विकास करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो समावेशी विकास कैसे होगा। एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होगी, कैसे होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर किया जाएगा, उसकी क्या स्थिति है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आप इस चीज़ को देखेंगे। और इस चैप्टर में आप देखेंगे 46वां में बेरोजगारी से पूछा गया क्वेश्चन, 48 से 52 में गरीबी से पूछा गया है, 47 में स्पष्ट समावेशी विकास से पूछा गया है, फिर 47 में निर्धनता से भी फिर गरीबी से पूछा गया है। और इससे जुड़ी हुई योजनाएं, गरीबी निवारण, पॉवर्टी इरेडिकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने की बहुत सारी योजनाएं अलग अलग समय में आई है। और जिस समय वो सेंटर फोकस पे होता है तो वो पूछा जाता है, जैसे भारत निर्माण योजना उस समय सेंटर फोकस पे था तो वो पूछा गया है ना। अभी कौशल विकास योजनाएं हैं या आत्मनिर्भर भारत अभी चर्चा हो रही है, तो वो भी इसमें आपको उसको समग्रता से देखना होगा। तो ये चैप्टर है, इससे प्रारंभिक परीक्षा के बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मेंस के भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी देखिए, मान लिया 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन आया तो उसके बाद कहा जाता है कि उदारीकरण जो है वो रोजगार विहीन समृद्धि का वाहक है, या रोजगार उदारीकरण का अंतिम परिणाम रोजगार विहीन समृद्धि है। यानी ऐसा कहा गया था कि रोजगार मिलेगा। मनमोहन सिंह ने उदारीकरण लाने से पहले कहा था कि हर एक साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी जी उससे आगे बढ़ गए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर आप रोजगार के रेशियो को देखेंगे तो 1988 टू 1993
जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो था वो 2.7% था। 1993 टू 2004 1.07% हो गया। 2004 टू 14 लगभग 0.35 हो गया और अभी नेगेटिव ग्रोथ रेट है एम्प्लॉयमेंट में। तो ये छलावा है। तो रोजगार विहीन समृद्धि, ये प्रश्न पूछा जाता है, इस बार पूछा जाता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव स्तर पे आ गया है। इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि उदारीकरण का वास्तविक परिणाम रोजगार विहीन समृद्धि है। समृद्धि तो हुआ है लेकिन वो रोजगार विहीन समृद्धि हुआ है। तो इस टॉपिक को ऐसे देख लेंगे इन चीज़ों को। दूसरा टॉपिक है आयोग। तो आयोग में आप योजना आयोग जो पहले हुआ करता था, इससे संबंधित पीटी और मेंस में क्वेश्चन आता था। अब आ गया है इसके तरह नीति आयोग। तो नीति आयोग आ गया है, लेकिन इसके बावजूद योजना आयोग जो पुराने हैं उससे संबंधित कई प्रश्न पीटी और मेंस में अभी आ रहे हैं। अब नीति आयोग जो है एक तो सूचकांक जारी करता है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा में ये सूचकांक काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है। दूसरा, नीति आयोग और योजना आयोग का तुलनात्मक अध्ययन जो है वो पूछा जा रहा है। और नीति आयोग के बाद में कहता है कि यह सहयोगी संघवाद, ये भी प्रश्न आ सकता है, सहयोगी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद में संतुलन बैठाने का काम करता है। तो ये भी इसमें एक शेप है। और आयोग में आप देखेंगे वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो है इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मेंस में अलग अलग आयोगों की सिफारिशों पर पूछा जाता है। और क्या राष्ट्रीय राजकोषीय संघवाद का ये सबसे बड़ा माध्यम है। राजकोषीय संघवाद का यह सबसे बड़ा माध्यम है। अलग अलग आयोग पर मेंस में क्वेश्चन आते हैं, जैसे 13वें वित्त आयोग पर आया था, 14वें 15वें, इस तरह से अभी 14वें 15वें वित्त आयोग की संभावना इस बार बन रही है वित्त आयोग के संदर्भ में। और वित्त आयोग की सिफारिश से जुड़े कई क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में भी आते हैं, ठीक है। तो इसको आपको देखना होगा। कृषि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि की महत्ता सबसे ज़्यादा है। और अगर आप गौर करेंगे, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, मेरे अंदाज से 35 to 40% प्रश्न जो है वो कृषि से आते हैं। तो कृषि को आपको गंभीरता से देखना होगा। कृषि में अब जैसे मान लिया भारत में कृषि का महत्व या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, ये सबसे पहला आपको टॉपिक होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। दूसरा है भूमि सुधार। तो भूमि सुधार की क्या प्रक्रिया रही है, उसका परिणाम क्या रहा है और उसमें अब और क्या किए जाने की ज़रूरत है, इसको देखना है। फिर क्रॉपिंग पैटर्न कैसी रही है, किन की चीज़ों ने क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित किया है और क्रॉपिंग पैटर्न बदलने से क्या क्या प्रभाव आए, इसको देख सकते हैं। फिर जब किसानों की आय से संबंधित, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, तो एमएसपी का लाभ किसको मिला है। जिसे कहा था एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को मिला है और सिर्फ 10% अनाज आया है उससे, और उसमें भी गेहूं और चावल की ज़्यादा महत्ता है। तो क्या एक तो एमएसपी संपूर्ण किसानों को अपने दायरे में नहीं ला सके, इसलिए एमएसपी सफल है या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह है। बाजारी अर्थव्यवस्था को एमएसपी प्रभावित करती है, ये भी है। और एमएसपी का निर्धारण कैसे हो, यह चर्चा का विषय रहता है। एमएस स्वामीनाथन वाला फॉर्मूला है, उसकी बराबर मांग की जा रही है, उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो एमएसपी को आप देख लेंगे। फिर कृषि रिलेटेड आप दो चीज़ याद रखेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि ये अभी पूरे विश्व में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है कृषि के क्षेत्र में। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्या संभावना है भारत के स्तर पे,
क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। फिर उसी तरह बिहार में क्या संभावना है, क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो वो आप फूड सिक्योरिटी वाला उसको आप गंभीरता से उसको देखेंगे। एक और है तो जो एग्रो बेस्ड आप कह सकते हैं शेप में पशुपालन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए महत्व है कि कृषि जलवायु के आधार पर प्रभावित हो सकती है और वो कभी कभी आपको फायदा भी दे सकता है, कभी कभी नुकसान भी दे सकता है। लेकिन अगर पशुपालन पर देखेंगे तो बहुत सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है और कृषि के साथ वह सहायक आय देने का काम करता है। और खास के ये जो अभी आप लॉकडाउन का जो पीरियड देखे हैं कोरोना के कारण, इसमें पशुपालन की बहुत अहम भूमिका रही है। कम से कम वैसे कृषक जो पशुपालन को गंभीरता से ले रहे थे उनको काफ़ी फायदा हुआ है और आगे भी यह फायदा करेगा। तो उस पर कंसंट्रेट करना है। जब कृषि की बात करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो प्रथम फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की उपलब्धियों पर देखेंगे और उसकी कमियों को देखेंगे, उसकी सीमाओं को देखेंगे और उसके आधार पर जो द्वितीय सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन शेप किया गया है तो उसका उद्देश्य क्या है और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और कैसे यह क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। अब किसानों की संकट में एक आ रहता है जैसे ऋण संकट, क्योंकि एक कृषि की जो व्यवस्था है यह कभी भी लाभकारी नहीं रही है। अगर आप आय में वृद्धि को देखेंगे तो 51 से लेकर के अगर 2011 तक का देखेंगे तो कृषकों की आय में 19 गुनी वृद्धि हुई है, जबकि अन्य सेक्टर में 300 से ज़्यादा गुनी वृद्धि हुई है। तो कृषि लाभकारी विषय नहीं है। और क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लघु एवं सीमांत किसान हैं और बहुत सारे तो भूमिहीन किसान हैं, उनको कृषि से जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाता है और अपनी ज़रूरतों के लिए वो ऋण जाल में फंस जाते हैं, महाजनों के जाल में और बैंकिंग सेक्टर में। तो कृषि ऋण संकट को बोझ न लेकर के उसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए। तो ऋण संकट का क्या ऋण माफ़ी होनी चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है और क्या इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। ऋण माफ़ी के संदर्भ में उसको आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। दूसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल, कृषि में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार है, जैसे रिसर्च की बात करेंगे तो भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च पर 0.4% ही खर्च किया जा रहा है, जबकि 48% रोजगार कृषि से मिलता है, 60% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं और एग्रीकल्चर रिसर्च पर 0.4% खर्च किया जाता है। यूएसए में 2% लोग, 2% रोजगार और जीडीपी में 2% योगदान है कृषि का लगभग, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च पे 4% खर्च किया जाता है। तो इसलिए वहाँ की कृषि समुन्नत है। तो कृषि को समुन्नत करने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, क्लस्टर्स, तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पढ़ना पड़ेगा। कृषि विपणन उसको देखना पड़ेगा बेहतर तरीके से, कृषि विपणन की क्या क्या आयाम हैं, क्या क्या कमियां हैं, तो कृषि विपणन को आपको देखना पड़ेगा। यानी कृषि से संबंधित इन टॉपिकों को देख लेंगे तो आप मान के रखें मेंस में भी 1-2 क्वेश्चन आएगा ही। इसके अलावा कृषि की विभिन्न योजनाओं से जुड़ा हुआ प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आता है और जो कुछ जो किसी प्रोडक्ट हैं उसका उत्पादन में क्या स्थान है, ये भी बराबर पूछा जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कृषि महत्वपूर्ण है। मुद्रा एवं बैंकिंग में
दो तरीके से देखना होगा। एक तो जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की द्वारा दी जाती है उसके बारे में समझना होगा और इसका क्या क्या प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था पर, उसको देखना होगा। एक चीज़ ये देखेंगे। और जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है उससे प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कंसेप्चुअल जो मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ होता है उसकी भी प्रारंभिक परीक्षा में, जैसे खुली दर की नीति, ये ओपन मार्केट वाला, वो सब चीज़, बहुत सारा CRR, इस सब पर बराबर क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन सब आता रहता है पीटी में। मेंस में अगर देखेंगे तो एक तो आजकल जो चर्चा में आ रही है कि संस्थागत विवाद, आरबीआई की जो सॉवरेंटी है उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। तो सरकार और आरबीआई के बीच जो संस्थागत संकट आया है उस पर फोकस करना है, और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे क्या लाभ और क्या हानि होती है, और रुपये का जो अवमूल्यन है उसमें आरबीआई क्या ऐसा कर सकता है, क्यों व्यक्त रुपये का अवमूल्यन क्यों हो रहा है, उसके संदर्भ में देखना पड़ेगा। रुपये के अवमूल्यन को दूर करने में क्या अहम भूमिका निभा सकती है, या रुपये का अवमूल्यन कोई अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इस संदर्भ में उसको समग्रता से आपको मनी एंड बैंकिंग पर देख लेना होगा। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं इसको ज़्यादा महत्व देता हूँ, मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इस पर ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेंस में अब एक नया इसका संकट आया, एनपीए। तो एनपीए का जो संकट है उससे जुड़ा हुआ आप चीज़ों को देख लेंगे, उसमें भी दिवालिया कानून जो बना है उससे रिलेट करके देख लेंगे, तो ये आपको बेहतर शेप दे देगा ये चैप्टर। सार्वजनिक कोष एवं उसका प्रबंधन, जो पब्लिक फाइनेंस होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यही हुआ आपका फिस्कल पॉलिसी या बजट जो आप देखते हैं ये सब इसी से चैप्टर आएगा। टैक्सेशन जो आप देख रहे हैं इसी से आएगा, ठीक है। तो या पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, ये सब इसी से सेव करते जाएगा। तो सार्वजनिक कोष एवं उसका प्रबंधन, जैसे FRBM एक्ट आया है, FRBM एक्ट फिर NK सिंह के अध्यक्षता में दूसरी गठित की गई है, पहले 2003 में आया था, 17 में गठित की गई NK सिंह की अध्यक्षता में, उसका रिपोर्ट आया है। और क्या किया जाना चाहिए इसमें राजकोषीय घाटा को रोकने के लिए, ठीक है। तो राजकोषीय नीति का क्या प्रभाव हो गया, राजकोषीय नीति में फिर जो अलग अलग जैसे सब्सिडी, अब इसमें एक चैप्टर होता है सब्सिडी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सब्सिडी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे पूंजीगत व्यय को बढ़ाना चाहिए, राजस्वगत व्यय को लिमिट करना चाहिए, तो इस तरह का चीज़ आपको इसमें आपको देखना पड़ेगा। विश्व व्यापार जो ये है, तो इसमें अब दो चीज़ है, तो कृषि से जुड़ा हुआ जो वार्ता दौर है, WTO का जो है कृषि वार्ता दौर, वो WTO को देखना पड़ेगा डिटेल, और कृषि से रिलेटेड जो वार्ता दौर है उसको आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अब पहले जो था, अब नया एक शेप आया कि संरक्षणवाद जो है ये एक नया शेप आ गया है वर्ल्ड इकोनॉमी में WTO की प्रासंगिकता पर इससे प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। अमेरिका और पश्चिमी देश संरक्षणवाद की ओर चले गए। जो उदारीकरण के अगुआ थे, जो WTO के पोषक थे, वो लोग संरक्षणवाद पे आ गए, तो पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। ये फिर जो ट्रेड ब्लॉक हैं उसके बारे में देखना पड़ेगा। जो निश्चित वर्ल्ड बैंक IMF के बारे में तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, या उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा अलग अलग ट्रेड ब्लॉक बन रहे हैं, एशियान, साप्टा, उसको देखना पड़ेगा। वैश्विक बाजार के संदर्भ में भारत के द्वारा जो समझौते किए जाते हैं, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरीके का समझौता किया जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के संदर्भ में, या अलग अलग टैक्स रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो वो जो ट्रेड ब्लॉक और जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है उस पर देखना होगा। फिर ट्रिम्स को देखना पड़ेगा, बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो उसको देखना पड़ेगा इन टॉपिक पे। और उद्योग के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो दो चीज़, एक तो उद्योग जो है
1991 की, उससे पहले की औद्योगिक नीति को देखेंगे तो उद्योग में 1991 नीति के बाद क्या क्या सुधार हुआ है और वर्तमान में स्थिति क्या है, उसका क्या फायदा है। इस संदर्भ में आप निवेश को देखेंगे, निवेश की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ चीज़ है, उस पर आप बढ़िया से ध्यान देखेंगे। निवेश की भी क्या नीति है, कैसे कैसे निवेश की नीति डेवलप हुई है, उसको देखेंगे। उद्योग में आप 2-3 चीज़ देख लेंगे। एक तो औद्योगिक नीति अगर कहीं नहीं आती हो औद्योगिक नीति, तो उस पर फोकस करेंगे कुछ अलग तरह शेप से, ठीक है। दूसरा लघु एवं कुटीर उद्योग जो है, जैसे MSME जो ये है एक्ट है, उस पर देखेंगे। लघु एवं कुटीर उद्योग के संदर्भ में देखेंगे, उसको ज़्यादा से फोकस करेंगे। अब रेगुलेशन 4 की बात की जाती है तो उसको देख लेंगे आप, रेगुलेशन 4। फिर जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो अवसंरचना के क्षेत्र में जो स्थिरता स्टैग्नेशन आ गई है, उसको देखेंगे। अवसंरचना का विकास कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे हो रहा है। नदी जोड़ो योजना को देख लेंगे आप उसमें, क्योंकि रोड्स विकास, बंदरगाह विकास, विनिर्माण से जुड़े हुए चीज़ों पर भी देखेंगे। उद्योग में जब देखेंगे तो एक तो ये, और विनिर्माण से जुड़े हुए चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। और इसमें भी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी हुई औद्योगिक जो प्रोडक्शन है उस पर आएगा। फिर 1, 2, 3 में जो बहुत सारी योजनाएं आती है वो आएगा। बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से जो ट्रेंड हम देख रहे हैं BPSC में, वो देख रहे हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे को आप गंभीरता से देखेंगे। इंडिया इकोनॉमिक सर्वे से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पिछले अगर आप 60 से 62 से पहले के देखेंगे तो बेसिक जो टर्म्स होते थे वो मनी एंड बैंकिंग से जुड़ा हुआ या नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ, GDP से जुड़ा सा, ये सब आया करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा सूचकांक से जुड़ा हुआ चीज़ आता है, उसकी जो उपलब्धियां हैं या जो नई नई कोई कमेटी गठित की गई है तो वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। कल से हमारे यहाँ फिर आपको रेगुलर जो इकोनॉमिक्स की क्लास दी जाएगी। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सहयोगी राजेश कुमार के द्वारा दे दिया जाएगा, हर एक चैप्टर वाइज। ये 5 चैप्टर वो नहीं होगा, वो एक्सपेंसिव चैप्टर होगा। मैंने इसको 5 टॉपिक को आपको फोकस करने के लिए कहा है, इस पर आप करेंगे तो ये हो जाएगा। वो आपको बेसिक कंसेप्ट हर एक चैप्टर का देंगे और फिर बीच बीच में आकर के हम डिटेल जो कोई विशेषकर एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ या इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ या आयोग से जुड़ा हुआ, बीच बीच में आकर के हम भी क्लास लेंगे। कल से आपका इकोनॉमिक्स का क्लास भी चालू हो जाएगा। धन्यवाद।